Welcome dear student to this theory session of manufacturing processes. In last lecture we had completed our fourth unit. So today we will start with fifth unit, that is press working operation. तो ये जो यूनिट है ये भी आपका फॉर्मिंग प्रोसेस पे है। फोर्थ यूनिट में हमने बल्क डिफॉर्मेशन प्रोसेस देखी थी। यहाँ पर हम शीट मेटल वर्किंग देखेंगे जो कि मोस्टली प्रेस पर होता है, प्रेस मशीन पर, इसलिए यूनिट का नाम है प्रेस वर्किंग। तो पहले देखते हैं सिलेबस। क्लासिफिकेशन देखेंगे और टाइप्स ऑफ प्रेसेस देखेंगे। टर्मिनोलॉजी, प्रेस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम क्या है, उनके फंक्शन क्या, टर्मिनोलॉजी देखेंगे हम। फोर्स एनालिसिस इन प्रेस वर्किंग, कटिंग ऑपरेशन देखेंगे। टाइप्स ऑफ डाइज जो कटिंग के लिए यूज होती है। डाई एंड पंच अलाउंस, उनके साइज में क्या डिफरेंस होता है डाई और पंच के। पंच जनरली छोटा होता है और डाई साइज में बड़ी होती है। अब कटिंग ऑपरेशन हो गए, शेपिंग ऑपरेशन देखेंगे। शेपिंग ऑपरेशन में आता है बेंडिंग, फॉर्मिंग, ड्राइंग। तो यह है हमारा सिलेबस। तो प्रेस मशीन का क्लासिफिकेशन हम 3 मेजर ग्रुप में करते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। पहला ग्रुप होता है सोर्स ऑफ पावर। हम कौन से पावर को यूज करते हैं प्रेस को रन करने के लिए या प्रेस मशीन को रन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ पावर, मैनुअल प्रेस जिसमें मैनुअल पावर रहेगा, मैकेनिकल पावर प्रेस जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर को हम यूज़ करेंगे, उसके रोटरी मोशन को। प्रेस में मोशन कौन सा चाहिए आपको, अप और डाउन, लीनियर मोशन है, लेकिन आपका जो मोटर होता है उसका मोशन क्या होता है, रोटरी। तो उससे रोटरी मोशन को हमें कन्वर्ट करना है लीनियर मोशन में, तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म यूज़ होते हैं, वो देखेंगे हम मैकेनिकल प्रेसेस में। हाइड्रोलिक प्रेसेस, प्रेशराइज्ड ऑयल का यूज करके जो प्रेस चलती है। और न्यूमेटिक प्रेसेस जो एयर पे चलती है, कॉम्प्रेस एयर पे। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा है टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। फ्रेम मतलब प्रेस की बॉडी स्ट्रक्चर, तो उसके अकॉर्डिंगली जो टाइप्स होते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर, दीज आर आर्क फ्रेम, आर्क शेप का फ्रेम होता है उसका। इंक्लिनेबल फ्रेम, ये आर्क फ्रेम ही होता है लेकिन इसे आप इंक्लाइन कर सकते हो, ये देखेंगे हम कैसे होता है। गैप फ्रेम, एडजस्टेबल बेड फ्रेम जिसमें बेड को एडजस्ट कर सकते हो। स्ट्रेट स्लाइड एंड हॉर्न फ्रेम। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फ्रेम। एंड लास्ट क्लासिफिकेशन इज अ रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म। हम कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक क्लासिफिकेशन रहता है। इसमें आता है क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड, आपने देखा होगा 4 बार मैकेनिज्म में क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म, ये एक 4 बार मैकेनिज्म है। रोटरी मोशन ऑफ क्रैंक इज कन्वर्टेड इनटू द स्लाइडिंग मोशन, दैट इज लीनियर मोशन ऑफ पिस्टन। तो वो एक मैकेनिज्म से आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैम मैकेनिज्म, ये भी आपने काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन में देखा होगा। कैम का रोटरी मोशन हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ फॉलोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसेंट्रिक, नकल जॉइंट, टॉगल, स्क्रू, रैक एंड पिनियन एक गियर मैकेनिज्म है। हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन जो एक सिंगल डायग्राम में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ प्रेसेस। तो क्लासिफिकेशन में क्या आएगा, सोर्स ऑफ पावर, टाइप्स ऑफ फ्रेम एंड रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म, ये क्लासिफिकेशन हो गया।
टाइप्स में क्या आएगा, मैनुअल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, आर्क, इंक्लिनेबल फ्रेम, गैप फ्रेम, ये टाइप्स हो गए। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसी क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पावर। नंबर वन इज मैनुअल प्रेस। सोर्स ऑफ पावर से पहला पावर जो होता है वो मैनुअल पावर है। दीज आर आइदर हैंड और फुट ऑपरेटेड थ्रू लीवर, स्क्रू और गियर। क्या होता है, एक तो हाथ से ऑपरेट होगा या पैरों से ऑपरेट होगा, फुट ऑपरेटेड और हैंड ऑपरेटेड। जो बीच में लिंकेज होगी वो लीवर हो सकती है, स्क्रू हो सकता है या गियर हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, आर्बर प्रेस एंड फ्लाई प्रेस। तो इसमें कोई एक हम देखेंगे, फ्लाई प्रेस देखते हैं। दिस इज अ डायग्राम ऑफ फ्लाई प्रेस। अब इसमें क्या क्या है, देखिए। सबसे पहले तो फ्रेम है आपका, दिस इज कॉल्ड एज फ्रेम। ये जो पूरा आपको सिंगल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिस पे फ्रेम लिखा हुआ है। सबसे नीचे है बेस। बेस और फ्रेम एक दूसरे के साथ रिजिडली कनेक्टेड होते हैं। फ्रेम में एक स्क्रू, वर्टिकल स्क्रू माउंटेड है, और फ्रेम का जो यहाँ का पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट एज अ नट वर्क करता है। इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल थ्रेड, और स्क्रू में क्या है, एक्सटर्नल थ्रेड। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मेश हो जाएंगे और यहाँ ऑपरेट हो सकते हैं। तो आपका यहाँ कौन सा मोशन होगा, लीनियर मोशन। स्क्रू आपका लीनियर मोशन में ऊपर या नीचे मूव हो सकता है। दिस स्क्रू इज कनेक्टेड विथ रैम। यहाँ पर जो फ्रेम का नीचे का हिस्सा है वो रैम को गाइड करने के लिए यूज होता है। दिस इज अ रैम गाइड। अब यहाँ पर क्या है, पंच। रैम के सबसे बॉटम में क्या अटैच है, आपका पंच। और डाई कहाँ पर है, बेस के ऊपर, पंच के एग्जैक्टली नीचे। तो पंच आपका डाई के थ्रू ऑपरेट होगा। जैसे ही आप इस आर्म को मोशन दोगे, आपका स्क्रू ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये मोशन कैसे देते हो आप, इस हैंडल से, मैन्युअली। इसे हाथ से ऑपरेट करना है आपको, तो ये हैंड ऑपरेटेड प्रेस है। यहाँ कास्ट आयरन बॉल आपको आर्म के ऊपर दिख रहे हैं। दिस कास्ट आयरन बॉल आर यूज फॉर स्टोरिंग द एनर्जी। एनर्जी को स्टोर करने के लिए कास्ट आयरन बॉल का यूज़ होता है। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी, इसलिए यहाँ पर हेवी कास्ट आयरन बॉल को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो हाथ से आप जब यहाँ पर रोटेशन देते हो, ये स्क्रू ऑपरेट होता है। स्क्रू ऑपरेट होने की वजह से रैम ऑपरेट होता है, और फाइनली पंच और डाई एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव करके आप इसे अप डाउन मोशन दे सकते हो, इस पूरे स्क्रू को। बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। इट इज़ अ हैंड ऑपरेटेड प्रेस। फ्लाई प्रेस क्या है, हैंड ऑपरेटेड प्रेस है। आप हैंडल को मैन्युअली रोटेट करते हो। इट हैज़ हॉरिजॉन्टल आर्म विथ कास्ट आयरन बॉल और व्हील टू ऑपरेट द पंच। ये जो पूरी आर्म की असेंबली है, इसे कभी कभी रिप्लेस करते हैं एक फ्लाई व्हील के साथ। आर्म की जगह पर क्या आएगा, एक फ्लाई व्हील आएगा, तो कास्ट आयरन बॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लाई व्हील खुद एनर्जी स्टोर कर सकता है। द स्क्रू ऑफ द पंच ऑपरेट्स इन अ नट फिक्स इन वर्टिकल कॉलम ऑफ प्रेस बॉडी। जो फ्रेम है उसमें ही नट इनबिल्ट होता है। अ आर्म इज अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्क्रू। रैम कहाँ पर अटैच है आपका, स्क्रू के लोअर एंड में। When the screw is operated by the handle, the ram moves in vertical direction. आप हैंडल को रोटरी मोशन प्रोवाइड करोगे तो स्क्रू की वजह से वो मोशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर मोशन में। अ पंच इज फिक्स इन अ रैम। रैम में सबसे नीचे क्या फिक्स होगा, पंच फिक्स होगा। डाई इज क्लैम्प्ड ऑन द बेस।
मशीन के बेस पर आपका डाई क्लैंप होगा। शीट मेटल इज प्लेस ऑन द डाई एंड रैम इज गिवन क्विक मोशन बाय मीन्स ऑफ हैंडल। आपका जो शीट मेटल है जिस पे आपको वर्क करना है वो डाई और पंच के बीच में रखा जाएगा, डाई के ऊपर, और रैम को आप उस शीट मेटल में ऑपरेट करोगे और डाई रैम को गाइड करते हुए पर्टिकुलर शेप में उसे कन्वर्ट करने का। अगर वो शेपिंग का ऑपरेशन है, कटिंग का ऑपरेशन है, तो उसको पर्टिकुलर शेप में कट करेगा। ये शेप डिपेंड करता है शेप ऑफ रैम एंड शेप ऑफ डाई। द काइनेटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कास्ट आयरन बॉल और फ्लाईव्हील। कास्ट आयरन बॉल किस लिए यूज होते हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। द काइनेटिक एनर्जी गिव्स इनफ थ्रस्ट ऑन द शीट टू डू द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। जो काइनेटिक एनर्जी कास्ट आयरन बॉल या फ्लाईव्हील में स्टोर होती है, उसी की वजह से वो फोर्स जनरेट होता है जो शीट मेटल को ऑपरेट करता है। अब दूसरा टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स, मैकेनिकल पावर प्रेस। अब इसमें एक मोटर यूज होगा। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट सेम है, फ्लाई प्रेस और मैकेनिकल पावर प्रेस दोनों सेम होते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये है कि इन प्लेस ऑफ मैनुअल मोशन, अब वहाँ पर हैंडल नहीं होगा, मैनुअल मोशन को हम रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर से। तो जो रोटरी मोशन हैंडल का जनरेट होता है वो डायरेक्टली किसके साथ कपल होगा? एक मोटर के साथ। तो मोटर रोटरी मोशन प्रोवाइड करेगा और उसके बाद कुछ मैकेनिज्म होगा जो उस रोटरी मोशन को कन्वर्ट करता है लीनियर मोशन ऑफ रैम में। दीज यूटिलाइज फ्लाईव्हील एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड टू द वर्क पीस बाय गियर, क्रैंक, इसेंट्रिक और लीवर। बहुत सारे मैकेनिज्म हैं जिससे आप रोटरी टू लीनियर कन्वर्जन कर सकते हो, उसमें से कोई भी एक मैकेनिज्म यूज होगा। तो ये है आपका मैकेनिकल पावर प्रेस। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट सिमिलर है। देखिए ये है आपका फ्लाईव्हील। ये फ्लाईव्हील एक बेल्ट से कनेक्टेड होगा मोटर के साथ। ये फ्लाईव्हील यहाँ पर आपको दिख रहा है, फ्लाईव्हील का पावर इस शाफ्ट में जा रहा है। देखिए नंबर से देखते हैं। नंबर वाइज जाते हैं। नंबर 1 क्या दिख रहा है आपको? रैम। कहाँ पर है? दिस इज योर रैम। यहाँ नंबर 1 शो किया गया है। दूसरा रैम गाइड। रैम को गाइड करने के लिए जो फ्रेम का पोर्शन होता है वो है रैम गाइड। ये दोनों तरफ से रैम को वर्टिकल डायरेक्शन में गाइड करता है। नंबर 3 इज अ पिटमैन। पिटमैन इज नथिंग बट अ क्रैंक। क्रैंक को ही हम क्या करते हैं? पिटमैन कहते हैं। ये रोटरी मोशन लेता है फ्लाईव्हील के साथ, उसी शाफ्ट पे माउंट होता है। फोर्थ वन इज अ क्रैंक शाफ्ट। ये पोर्शन जो है वो क्रैंक शाफ्ट है। सॉरी, पिटमैन मतलब कनेक्टिंग रॉड। फिफ्थ वन इज अ फ्लाईव्हील जो मोटर के साथ कनेक्टेड होगा। नंबर 6 इज अ पंच। यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। नंबर 6 इज अ पंच जो रैम पे माउंट है। यही मशीन अगर आप साइड व्यू से देखते हो तो ये व्यू मिलता है आपको। दिस इज साइड व्यू ऑफ सेम मशीन। ये आपका फ्रंट से देख रहे हो। नंबर 7 इज डाई। यहाँ पर नंबर 7 देखिए जो बेस पर लगा हुआ है मशीन के। 8 इज अ बोल्स्टर प्लेट। नंबर 8 यहाँ पे देख रहे हो। बोल्स्टर प्लेट इज यूज टू सपोर्ट द डाई। डाई को सपोर्ट करने के लिए बोल्स्टर प्लेट यूज करते हैं। 9th वन इज अ बेस। जो मशीन का बेस है, ये बेस है पूरा साइड व्यू में, और ये फ्रंट व्यू में जो लेग आपको दिख रहा है, लेग जैसा पोर्शन, वो आपका बेस है। एंड 10th इज अ फ्रेम। ये पूरी क्या है? बचा हुआ पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका फ्रेम का पोर्शन है। तो ये हो गया डायग्राम मैकेनिकल पावर प्रेस जो सबसे सिंप्लीफाइड होती है। दे आर यूजुअली वर्टिकल प्रेसेस। जनरली मैकेनिकल पावर प्रेस क्या होती है? वर्टिकल होती है।
दे आर प्रोवाइडेड विथ हेवी फ्लाईव्हील ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पर भी फ्लाईव्हील होता है लेकिन वो हाथ से ऑपरेट नहीं होता, इट इज ड्रिवन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। रैम मूव्स अप एंड डाउन इन द गाइडवेज प्रोवाइडेड इन द फ्रेम ऑफ द प्रेस। प्रेस के फ्रेम में आपका क्या होता है, रैम जो नंबर 1 है, वो नंबर 2 जो लिखा है वो गाइडवेज है, उसमें अप और डाउन मोशन में मूव होता है। रैम इज कनेक्टेड टू फ्लाईव्हील थ्रू अ पिटमैन, पिटमैन मतलब कनेक्टिंग रॉड, एंड क्रैंक मैकेनिज्म। तो यहाँ सिंपल एक स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है जो 4 बार मैकेनिज्म है, और वो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो फ्लाईव्हील के रोटरी मोशन को वो रैम के लीनियर मोशन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ सारे कंपोनेंट हैं 4 बार मैकेनिज्म के। रोटरी मोशन देने वाला आपका क्रैंक है, फिर कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट होगा, और कनेक्टिंग रॉड के साथ आपका कनेक्टेड है पिस्टन जो आपका लीनियर डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट होगा। नहीं, यहाँ पर पिस्टन मतलब क्या हो गया आपका रैम, जो लीनियर डायरेक्शन में रेसिप्रोकेट होगा। इट कैन प्रोवाइड द शॉर्ट एंड पावरफुल स्ट्रोक। शॉर्ट मतलब लेंथ ऑफ स्ट्रोक, स्ट्रोक ऊपर से नीचे तक कहाँ तक ऑपरेट होता है उसे कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रोक। तो ये पावरफुल स्ट्रोक प्रोवाइड करता है लेकिन शॉर्ट स्ट्रोक होता है। शॉर्ट क्यों? द लेंथ ऑफ स्ट्रोक विल बी डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ क्रैंक। आपकी क्रैंक की क्या लेंथ है, कनेक्टिंग रॉड की क्या लेंथ है, उस पर डिपेंड करता है आपके स्ट्रोक की लेंथ क्या होगी। तो जनरली वो शॉर्ट होती है। द अरेंजमेंट इज समवॉट सिमिलर टू मैकेनिज्म ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। जो आपका कंबशन इंजन है या स्टीम इंजन है, एग्जैक्टली सिमिलर उसका मैकेनिज्म होता है। इंजन में भी कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म। बोल्स्टर प्लेट इज फिक्स ऑन अ बेस एंड सपोर्ट द डाई ब्लॉक। बेस पर सबसे नीचे होगा बेस, उसके ऊपर बोल्स्टर प्लेट, और उसके ऊपर आपका माउंट होगा डाई। अब देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रेस बेस ऑन द बेसिक ऑफ पावर सोर्स। तो थर्ड है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। यहाँ कॉम्प्रेस ऑयल जनरली यूज होता है किसे ऑपरेट करने के लिए? रैम को ऑपरेट करने के लिए। These provide working force through the application of fluid pressure on a piston by means of pumps, valves, intensifier and accumulators. ये सारे हाइड्रोलिक सिस्टम के कंपोनेंट है। पंप कंप्रेशन जनरेट करने के लिए, अलग अलग वॉल, आपको फ्लूइड कहाँ से पास करवाना है वो वॉल आप ओपन रखोगे, दूसरा क्लोज रखोगे। इंटेंसिफायर प्रेशर के इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, एक्यूमुलेटर ऑपरेशन को ऑन ऑफ करने के लिए। तो ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के कंपोनेंट्स है। These have better performance and reliability than मैकेनिकल प्रेसेस। मैकेनिकल प्रेस से परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है हाइड्रोलिक प्रेस का, और रिलायबल होते हैं। तो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है, बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसका। देखिए लाइन डायग्राम में एक तरफ से फ्लूइड इन होता है तो आपका पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा। इसी पिस्टन रॉड पे क्या कनेक्टेड है? रैम। तो पिस्टन जिस डायरेक्शन में मूव होगा उसी डायरेक्शन में आपका रैम भी मूव होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। जब नीचे से फ्लूइड इन होगा तो रैम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, उसी तरह से अगर ऊपर से फ्लूइड इन होता है तो रैम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा। तो अप और डाउन मैकेनिज्म मोशन आपको अचीव करना है, चाहे वो कैसे भी अचीव करो। तो यहाँ पर कैसे अचीव करते हैं? एक सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट यूज करके। और सिलेंडर पिस्टन को ऑपरेट कौन करता है? कॉम्प्रेस फ्लूइड। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है, सबसे सिंपल मैकेनिज्म है। तो अपवर्ड मोशन के लिए क्या हो रहा है? अ हायर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड बिलो द पिस्टन देन द फ्लूइड अबव इट कॉजेज द पिस्टन टू राइज
अपवर्ड मोशन होता है। अ हायर प्रेशर इन द फ्लूइड अबाउ द पिस्टन देन द फ्लूइड बिलो इट मूव्स द पिस्टन डाउनवर्ड। अगर ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो नीचे मूव होगा, नीचे अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो ऊपर की तरफ मूव होगा। तो यह आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, रोटरी पार्ट कोई भी नहीं होता यहाँ पर। द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस आर सिंपल एंड रिले ऑन डिफरेंस इन फ्लूइड प्रेशर। पिस्टन के कौन से तरफ प्रेशर ज़्यादा है उस पर डिपेंड करता है पिस्टन किस तरफ मूव होगा, सिंपल है। फ्लूइड इज पंप इनटू द सिलेंडर बिलो द पिस्टन, दिस कॉज द फ्लूइड प्रेशर अंडर द पिस्टन टू इंक्रीज। आप सबसे पहले जो बॉटम में वॉल है उसे ओपन करोगे और वहाँ से फ्लूइड को इन करोगे। साइमल्टेनियसली फ्लूइड इज पंप्ड आउट ऑफ द टॉप चैनल, उसी समय ऊपर का वॉल भी ओपन हो जाएगा और वहाँ से फ्लूइड बाहर निकलेगा, कॉजिंग द फ्लूइड प्रेशर अबाउ द पिस्टन टू डिक्रीज। इसलिए ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा और नीचे का प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। अ हायर प्रेशर ऑफ फ्लूइड बिलो द पिस्टन देन द फ्लूइड अबाउ इट कॉजेज द पिस्टन टू राइज। पिस्टन कहाँ होगा, राइज होगा, मतलब ऊपर की तरफ मूव होगा और उसी के साथ रैम भी मूव होगा। In the next step, fluid is pumped out from the below the piston, causing the pressure under the piston to decrease. Simultaneously, fluid is pumped into the cylinder from the top. अब एग्जैक्टली अपोजिट होगा, अब मुझे पिस्टन को नीचे लेके जाना है, तो मैं ऊपर से पंप इन करूँगा और नीचे से पंप आउट करूँगा। A higher pressure of the fluid above the piston than the fluid below it moves the piston downward. अब मोशन कहाँ पर होगा, डाउनवर्ड, क्योंकि ऊपर से आप ऑयल को इन कर रहे हो। न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक एग्जैक्टली सेम है, उसे क्यों नहीं दिया गया है, वो टाइप है, लेकिन अगर न्यूमेटिक पूछते हैं तो आप एग्जैक्टली सेम डायग्राम बनाओगे हाइड्रोलिक वाला, बट आप फ्लूइड के जगह पे क्या लिखोगे, कॉम्प्रेस एयर, इतना ही डिफरेंस है। अदरवाइज द मैकेनिज्म इज एग्जैक्टली सेम फॉर न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक प्रेसेस। अब देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ फ्रेम्स। इसमें पहला है आर्क फ्रेम प्रेस। फ्रेम मतलब क्या हुआ, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है मेन बॉडी, इस पूरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको। ये पोर्शन हो गया आपका फ्रेम। इस फ्रेम का शेप क्या है, इसके अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशन है। तो पहला है आर्क फ्रेम प्रेस। दिस प्रेसेस हैव देयर फ्रेम इन द शेप ऑफ आर्क। दीज आर नॉट कॉमन, बहुत कम जगह का यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो शेप है वो कैसा है, आर्क जैसा। टॉप शेप कैसा है, आर्क जैसा बनाया गया है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, आर्क फ्रेम प्रेस, अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ फ्रेम। Inclinable frame press. Frame can tilt back to some angle. It can be locked into any of its inclined position. देखिए दिख रहा है आपको, एक्चुअली ये फ्रेम कैसी होती है, वर्टिकल, लेकिन यहाँ पर रोलर दिए जाते हैं जिससे फ्रेम की ऊपर की बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू बेस आप इंक्लाइन कर सकते हो, वर्टिकली इंक्लाइन कर सकते हो। तो इनिशियली इस पोजीशन पे थी, आप इस तरफ इसे इंक्लाइन करके किसी भी पोजीशन पर लॉक कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज इंक्लिनेबल फ्रेम प्रेस। आप पूरे का पूरा जो फ्रेम है उसे इंक्लाइन कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी। गैप फ्रेम प्रेस। These have C-shaped frame and most commonly used one. अब जितनी भी प्रेसेस देखते हो उतनी सारी गैप फ्रेम प्रेस ही होती है। देखिए सी शेप आपको दिख रहा है यहाँ पर,
इस तरह का शेप होता है इसमें जनरली। यहाँ रैम के लिए अरेंजमेंट होगा, सिंप्लीफाइड डायग्राम है इसलिए पूरा डिटेल में नहीं दिया है। बस यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रेम के शेप को जज करना। तो इसका शेप होता है सी जैसा, और यहाँ पर एक बहुत वाइड गैप होती है इन बिटवीन रैम एंड बेड, इन दोनों के बीच में वाइड गैप होती है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, गैप फ्रेम प्रेस। दे प्रोवाइड अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द डाइज फ्रॉम 3 साइड। तीनों साइड से आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, सामने से और दोनों साइड से, इस तरफ से और एक पीछे से। तो 3 तरफ से पूरा एक्सेस होता है। आप बोलोगे बाकी इसमें नहीं होता क्या? होता है। ये भी सी सेक्शन फ्रेम है, देखिए ये भी गैप फ्रेम ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये इंक्लाइंड हो सकती है, गैप फ्रेम विथ इंक्लिनेबल फ्रेम। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से कितने डायरेक्शन में एक्सेस है, यहाँ से क्लोज है फ्रेम की वजह से। आप यहाँ से जा सकते हो या पीछे से आ सकते हो, 2 तरफ से एक्सेस है, मतलब 2 ही तरफ से एक्सेस है। लेकिन गैप फ्रेम प्रेस में क्या होता है, आपका 3 डायरेक्शन से एक्सेस होता है। यहाँ पर भी ये गैप फ्रेम प्रेस है, सामने से एक्सेस है, इस तरफ से एक्सेस है और पीछे से भी एक्सेस है। और ये उसका सिंप्लीफाइड डायग्राम हो गया विदाउट इंक्लिनेबल बॉडी। पिछला वाला भी गैप फ्रेम ही था लेकिन विथ इंक्लिनेबल बॉडी था। Next one is a adjustable bed frame press. These have mechanical arrangement for rising and lowering the bed. देखिए इसका भी सी टाइप ही बॉडी है, तो इसे हम गैप फ्रेम कह सकते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो आपका बेड है, इस बेड को आप इस स्क्रू से ऊपर या नीचे मूव कर सकते हो। तो आप रैम और बेड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए उसे क्या कहते हैं, एडजस्टेबल बेड फ्रेम प्रेस। दिस एनेबल द सेटिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ वर्क पीस एंड डाइज ऑन द मशीन। द कंस्ट्रक्शन इज नॉट सो रिजिड, क्योंकि बाकी सभी प्रेसेस में बेड डायरेक्टली बेस के ऊपर माउंट होता है, इसलिए उस पर कितना भी प्रेशर डालो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्क्रू के ऊपर बेड माउंट है तो उतना रिजिड नहीं है, रिजिडिटी कम होती है। लेकिन एडवांटेज क्या है, किसी भी साइज़ का वर्क पीस आप इसमें ऑपरेट कर सकते हो, ये इसका एडवांटेज है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेम, नेक्स्ट वन स्ट्रेट स्लाइड प्रेस। अब जो हमने पहला देखा था आर्क फ्रेम प्रेस, उसी की जैसा है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का आर्क नहीं बनता है। ये कैसा है, स्ट्रेट स्लाइड प्रेस। वर्टिकल स्लाइड है बॉडी में और बीच में आपका रैम रखा हुआ है, और ये कैसे मूव होता है, पूरा का पूरा प्रेस स्ट्रेट दिखता है आपको, कोई भी आर्क नहीं है, सी सेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट स्लाइड प्रेस। दिस हैज 2 vertical rigid frames mounted on 2 sides of the base which are intended for absorbing severe load applied by the ram। क्योंकि दोनों तरफ से इसको क्या है, गाइड वे है। गैप फ्रेम में क्या होता था, रैम को जनरली गाइड वे नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से गाइड वे होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेवी ड्यूटी वर्क जब आपको करना होता है उस समय आप स्ट्रेट स्लाइड प्रेस का यूज़ करते हो। दिस टाइप ऑफ फ्रेम इज प्रीफर्ड फॉर वर्क पीस हैविंग लार्जर बेस एरिया एंड हाई प्रेशर कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। क्या कहा था मैंने, हेवी ड्यूटी वर्क जहाँ लार्ज प्रेशर रिक्वायर्ड है उस समय आपको रिजिड प्रेस चाहिए, और ये सबसे रिजिड होता है कंस्ट्रक्शन में। Heavy loads can be taken in vertical direction and offer greater rigidity and longer stroke. Comparatively बहुत लॉन्ग स्ट्रोक होता है और बहुत रिजिडिटी होती है फ्रेम में, तो हेवी ड्यूटी वर्क आप यहाँ पर इजीली कैरी आउट कर सकते हो।
Next one is the horn type press. They have cylindrical heavy shaft projecting from frame instead of bed. यहाँ पर आपको बेड नहीं दिखेगा, यहाँ जहाँ जनरल प्रेस में बेड होता है यहाँ पर सिलेंड्रिकल शाफ्ट होता है। ये 2 डायमेंशनल में आपको पूरा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली बेड का शेप क्या होता है, इस तरह से बेड होता है, रेक्टेंगुलर। ये आपका सॉलिड बेड इस तरह से होता है जनरली, लेकिन हॉर्न प्रेस में बेड का शेप होता है सिलेंड्रिकल। ये आपका मशीन का स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे सिलेंड्रिकल बेड होता है। सो दिस इज नॉट अ फ्लैट बेड, दिस इज एक्चुअली अ सिलेंड्रिकल हॉर्न। और सिलेंड्रिकल होता है इसलिए हम उससे क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। They have cylindrical heavy shaft projecting from frame instead of bed. बेड के जगह पे एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होगा, एक सिलेंड्रिकल शेप का बेड होगा, सिंपल वर्ड में अगर कहते हैं तो। हॉर्न इज इंटरचेंजेबल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड सर्व एज अ डाई सपोर्ट। आप एक हॉर्न रिमूव करके दूसरा हॉर्न लगा सकते हो। बेड इंटरचेंजेबल नहीं होता, बेड एक बार हो गया तो फिक्स है, वो आप रिमूव करके दूसरा बेड नहीं लगा सकते। लेकिन रैम को आप दूसरे हॉर्न से रिप्लेस कर सकते हो, ये उसका एडवांटेज है। तो जैसा जॉब उस तरह का हॉर्न आप यूज़ कर सकते हो। इट इज़ मोस्टली यूज फॉर सिलेंड्रिकल वर्कपीस। सिलेंड्रिकल वर्कपीस के लिए ही जनरली ये यूज़ होता है, बहुत कॉमन टाइप नहीं है। एंड द लास्ट क्लासिफिकेशन is on the basis of RAM driving mechanism. RAM driving mechanism के accordingly classification हम देखते हैं अब।